हेलो एवरीवन। हम लोग आज फिजिक्स के पार्ट 4 यानी हम लोग जो चैप्टर लेसन 4 पढ़ रहे थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसका चौथा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, जिसमें आज हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है और वो कौन कौन से होती है और क्यों होती है, कैसे कैसे, वो सारे फिगर पे हम लोग समझेंगे। उसके सबसे पहले उसको अगर इंग्लिश में जाना जाए, जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो प्राकृतिक घटना है उसको अगर आप ये समझो तो सम नेचुरल फिनोमिनन, यानी कुछ नेचर में प्राकृतिक में अपने घटना है, फिनोमिनन है, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट से यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ध्यान से समझना है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में समझना होगा, जैसे प्राकृतिक घटनाएं के रूप में क्या क्या है अपने पास जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। जिसमें पहला है कि आप सुबह और शाम के समय देखते होंगे, आपके सामने ये डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा कि सुबह और शाम के समय में ऐसा कुछ आपको सीन दिखाई देता है रेड कलर का। वो हॉरिजॉन्टल जो होता है, जिसको क्षैतिज बोलते हैं, वो रेड कलर का दिखाई देता है सुबह और शाम के समय, बाकी टाइम में नहीं दिखाई देता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल इसका, दूसरा जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग सुने, सबको ये पसंद आता है, बहुत खूबसूरत भी होता है, जिसका नाम इंद्रधनुष है, रेनबो जिसका नाम आप लोग हमेशा सुने, देखे भी हो अपने आंखों से, तो काफ़ी आपके डिस्प्ले पे शो भी कर रहा होगा कि रेनबो किस तरह का, और काफ़ी मज़ेदार चीज़ होता है। आगे हम लोग रेनबो के बारे में डिस्कशंस करेंगे। और तीसरा जो प्राकृतिक घटना के बारे में हमको पढ़ना है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसके प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आसमान जो है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, जबकि प्रकाश तो 7 होता है, सूर्य के प्रकाश के किरणों में 7 रंग है, लेकिन हमको ब्लू ही क्यों दिखाई देता है। तो ये सारे चीज़ का एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में करेंगे। तो इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलो इसको ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की कुछ प्राकृतिक घटनाएं यानी सम नेचुरल फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज का लाल दिखना, इसका सबसे पहला मैं घटना बता रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल अपीयरेंस रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। चलो देखते हैं। डिस्प्ले पे अगेन आपके पास सामने शो कर रहा है कि किस तरह से रेड दिखता है। चलो अब इसको फिगर पे समझते हैं। सबसे पहला बात एक समझ लीजिए कि मान लो अपने पास एक अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, और इधर हम बना लेते हैं सूर्य तो बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, थोड़ा छोटा ही बना है, काफ़ी बड़ा होता है पृथ्वी से। चलो मान लेते हैं, इतना ही में समझ लेते हैं। अब हम देखा जाए क्या कि अगर मान के चलो कि ये मॉर्निंग टाइम है तुम्हारा, यहाँ मॉर्निंग टाइम यानी सुबह का समय है, मतलब अर्थ घूम के जब यहाँ पहुँच रहा है तो सुबह का समय, तुम यहाँ पे खड़े हो मॉर्निंग में, इवनिंग में तुम यहाँ होगे, ठीक है, दोपहर में मान लो तुम यहाँ हो, दोपहर में, ठीक, और मिडनाइट में तुम इधर हो जाओगे, ठीक है, आधी रात में। अब देखते हैं, मिडनाइट से उतना मतलब नहीं, उसको छोड़ देते हैं। सूर्य से जब प्रकाश की किरणें मान लो निकल के चला, ठीक है, यहाँ से ये और ये, सूर्य की प्रकाश की किरणें दोपहर में भी आपके पास पहुंचेगा, सुबह में भी आपके पास पहुंचेगा, शाम में भी आपके पास पहुंचेगा। तीनों लाइन को नोटिस कर लो तो इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला लाइन है, लॉन्ग लेंथ वाला जो लाइन है, वो है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम। यानी यहाँ पे एक बात समझ लो कि सूर्य के जो प्रकाश की किरणें हमारी धरती पर पहुँचती है, और क्या खास करके हमारे पास पहुँचती है कब, तो सुबह और शाम के समय में, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में, तो वो तिरछी दिशा से हमारे पास एक लंबी दूरी, अधिक दूरी तय करके आती है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है एक तिरछे दिशा की ओर। यानी ये देखो, ये तिरछे दिशा की ओर हमारे पास लंबी सी एक दूरी तय करके आती है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे पता चल गया कि सूर्य की प्रकाश की किरणें सुबह और शाम के समय में अधिक दूरी तय करती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है। अच्छा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने से ऐसा क्या हो जाता है कि ये रेड कलर का हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, बाकी दूसरे टाइम में वो नहीं दिखाई देता है। तो चलो अब इस बात को समझते हैं। तो आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश का जो किरण होता है उसमें 7 रंग होते हैं, जिसको मैंने शॉर्ट में याद रखने के लिए ये ट्रिक बताया था, विबजियोर, ये जिसको बैजानी पिनाला के नाम से भी जाना जाता है। बी से वॉयलेट मतलब बैगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, बी से ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो, पीला, ऑरेंज रेड, ऑरेंज नारंगी, और रेड लाल। तो इस तरह से आपका 7 रंग होता है। अच्छा, अब ये 7 रंग में मैंने इसके पिछले वाले क्लास में ही बताया था, मतलब सेकेंड वाले लेक्चर्स में आपको बताया गया था, थर्ड लेक्चर्स में नहीं, सेकेंड वाले में बताया गया था कि रेड कलर का वेवलेंथ कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य, ठीक है, वेवलेंथ कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य। अच्छा, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होता कैसे है, तो चलो यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं। सपोज एक
नाम से क्लियर समझना, वेव लेंथ मतलब वेव का लेंथ। तो एक वेव का जो लेंथ होता है वही वेव लेंथ कहलाता है, यानी तरंग दैर्ध्य। जैसे ये वेव मान लो ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ये जो होता है इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। सबको पता है कि ऊपर वाले को स्ट्रिंग बोलते हैं, 11th में आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी था। इसको क्रेस्ट बोला जाता है इंग्लिश में, और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है। तो एक श्रृंग और एक गर्त मिलके एक तरंग बनता है। तो एक श्रृंग और एक गर्त मिलके, यानी यहां से लेके यहां तक एक तरंग का निर्माण हुआ, फिर इसी तरह दूसरा तरंग, तीसरा तरंग। तो इस वेवलेंथ मतलब एक वेव का लेंथ। तो एक वेव यहां से यहां तक है, तो इस वेव का जो लेंथ होता है यही तरंग दैर्ध्य होता है, यानी वेवलेंथ, यानी जिसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, समझ लेना। तो यहाँ पे बताया गया था कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। और सब उसके बाद कमते जाता है, कम गया कम गया कम गया, फिर वायलेट का आते आते वेवलेंथ सबसे कम हो जाता है, ठीक है। ऊपर माने ये सबसे ज़्यादा हो गया और ये सबसे कम हो गया, फिर बीच में वो समझ ही रहे हो। तो जब प्रकाश को काफ़ी लंबा डिस्टेंस से ट्रैवल करके हमारे पास पहुंचता है तिरछी दिशा में, तो जो काफ़ी हाईली वेवलेंथ यानी काफ़ी लंबा ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश का किरण होता है, जो कि लाल रंग का है, वो प्रकाश की किरण हमारे पास जल्दी पहुंच लेता है। कारण क्या होता है कि जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते, एक तो लंबा डिस्टेंस तय करना है, दूसरा एक और बात क्या है कि जब प्रकाश आ रहा है वहाँ से ट्रैवल करके और वो हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में गैस का, आपको पता है गैस का ग्रुप है, बहुत सारे इसमें गैसेज हैं, और हर एक गैस के पास मॉलिक्यूल्स वगैरह है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने लगता है अपने अंदर, और जिस रंग का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य कम होता है, उसके ऊर्जा को वो जल्दी अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, क्योंकि उसका वेग, वेलोसिटी वगैरह सारा कम होता है, तो वो उसको अपने पास अंदर रख लेता है, और रखने के बाद वापस उसको रेडिएट करता है। वापस रेडिएट मतलब ये मान लो पार्टिकल्स, एनर्जी लाइट आया, इसके एनर्जी को यहाँ रखेगा, वापस उसको रेडिएट कर देता है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, जो कि तीसरा घटना है, वो हम आपको अभी तुरंत कुछ देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे रेनबो के बाद वाले थ्योरी में। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, प्रकाश आया, पार्टिकल्स इसके एनर्जी को अपने पास रखा, ठीक है, और वापस फिर से विकिरणित कर दिया, रेडिएट कर दिया। तो रेडिएट कर दिया, तो मान के चलो जो प्रकाश यहां पहुंचना चाहिए था, वो प्रकाश ये पार्टिकल्स रोक के और इतने दूर में इधर ही फैला दे रहा है। लेकिन जिस कलर का, जिस रंग का काफी ज्यादा तरंग दैर्ध्य है, उसको ये पार्टिकल्स पकड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन पकड़ा रहा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी भी ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, जल्दी जल्दी वो जंप करके पहुंच जा रहा है। तो पकड़ने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो रहा होगा, लेकिन बाकियों के कंपेरिजन में काफी कम लॉस हो रहा होगा। तो हमारे आंख के पास, पृथ्वी की सतह के पास पहुंचने वाला जो सबसे पहला प्रकाश होगा, उस समय वो रेड होता है, ठीक है। तो जिसके कारण से अब हमारे आंख के पास सिर्फ रेड कलर पहुंच रहा है, तो हमको रेड दिखाई देता है, और ये जब तक पहुंचता है, बाकी कलर पहुंचने से पहले ये पहले ही पहुंच जाता है, और बाकी कलर जो है वो प्रकीर्णित हो जाता है। खास करके ये ज्यादा प्रकीर्णित, स्कैटर ज्यादा होता है, उधर ही उसको रोक लेता है। ये और ये थोड़ा कम, ये सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, और रेड एकदम नहीं, मतलब होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इन लोगों के बाकी 6 के कंपेरिजन में इसका स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन इतना कम होता है कि हमारी आंखों पे जल्दी पहुंचता है, आंखों के पास जल्दी पहुंच पाता है। तो जिसके कारण से हमारे पास एक रेड कलर ही पहुंच पाता है, और रेड कलर जल्दी पहुंच पाता है। इसी के कारण सूर्योदय में सूर्यास्त के समय क्षितिज जो है वो लाल दिखाई देता है। अब आप इसको डिफिनीशंस के फॉर्म में कैसे लिखिएगा, तो डिस्प्ले पे शो किया हुआ है कि इसके डेफिनेशंस को इस तरह से लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से इसको अगर समझा जाए, नॉर्मली याद रखना, कोई पूछे आपसे कि ऐसा क्यों होता है, सीधे बोलना है कि सुबह और शाम के समय में जब सूर्य के प्रकाश की किरण हमारे पास पहुंचती है, तो उसको एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि वो तिरछी दिशा में ट्रैवल करता है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, यानी कि कम वेवलेंथ वाला जो प्रकाश होता है, वो क्या होता है कि वायुमंडल के, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स यानी वायुमंडल के कण द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण से वो प्रकाश उधर ही फैला हुआ रह जाता है आसमान में, और जिसका तरंग दैर्ध्य हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि रेड कलर, वो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी कलर उधर ही रह जाता है। तो इसके कारण से हमको उस समय हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ये इसका आंसर्स होगा। आंसर्स आपके डिस्प्ले पे शो ही कर रहा है, वो आप लिख लीजिए इसको अच्छी तरह से। चलिए दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है, दूसरा एग्जाम्पल जिसका नाम है इंद्रधनुष, ठीक है। काफी काम का चीज है, इसको और थोड़ा अच्छे से समझो। इंद्रधनुष, ठीक है, इसको इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, ठीक है। देखा ही आप अक्सर रेनबो। अच्छा,
पहले समझ लेते हैं इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष का डिफिनीशन डिस्प्ले पे शो कर रहा है, लेकिन एक और चीज़ हम आप इसको समझा भी देते हैं कि किस तरह से आप इसको बोलोगे, समझोगे, लिखोगे। देखो इंद्रधनुष एक्चुअल में क्या है। एक तो पहला बात याद रखना है कि ये हमेशा बरसात के टाइम ही होता है। जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश के समय ही इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है, बाकी दूसरे सिचुएशंस में दूसरे समय हमको नहीं दिखाई देता है। अगर हो सकता है आपके यहाँ बारिश, मान के चलिए कि आपके पास बारिश नहीं हुआ है और फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपसे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे बारिश हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं बारिश होगा तभी ये दिखाई देगा, क्योंकि बारिश की बूंद ही इसका मेन रीजन होता है इंद्रधनुष के बनने का। तो बिना बारिश का ये हो नहीं सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंद्रधनुष हमको दिखता कहाँ है। और तो बरसात के पास दिखता है और वो हमको आसमान में दिखता है। आप हमेशा ऐसे देखोगे आसमान में इस तरह से दिखता है और बरसात के समय ही दिखता है। और वो कहाँ दिखेगा? हमेशा हमेशा वहाँ दिखेगा जहाँ सूर्य आपके पीठ के पीछे हो। जैसे आपके सामने एक फोटो शो हो रहा है, आप इस फोटो को देखिए कि क्या होता है कि अगर हम हमेशा सूर्य के तरफ अपनी पीठ को खड़ा करके, पीठ को सूर्य के तरफ रख के, और अगर हम खड़ा हो जाए, यानी हमेशा अपने पीठ को सूर्य के तरफ रखो और अगर हम खड़ा होते हैं तो सूर्य के जस्ट अपोजिट में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। यानी इंद्रधनुष रेनबो देखना है आपको, तो देखने के लिए एक तो बरसात का मौसम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और चीज क्या होना चाहिए कि हमेशा सूर्य जो है वो आपके पीठ के पीछे। ऐसा नहीं कि सूर्य जिधर है उधर ही आपका इंद्रधनुष बनेगा। इंद्रधनुष हमेशा उस डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शंस में सूर्य उसके अपोजिट हो जाए। यानी कि अगर सूर्य पूरब की ओर है तो वो पश्चिम की ओर बनेगा, अगर सूर्य किसी दूसरे पश्चिम दिशा में है तो वो जो है इंद्रधनुष वो पूरब दिशा में बनेगा। यानी हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में बनेगा। कैसे, वो हम फिगर पे समझ पाएंगे। और ये एक रंगीन आप समझ रहे हो, कलरफुल, ठीक है ना। एक रंगीन जो होता है एक पट्टी के फॉर्म में, एक आर्क के फॉर्म में होता है। आप हमेशा ऐसे देखते होंगे कि ये आर्क होता है जिसमें 7 कलर आपको दिखाई देता होगा, यही इंद्रधनुष है, ठीक है। तो इंद्रधनुष के बारे में आपको सबसे पहले ये बोलना है कि इंद्रधनुष तभी हमको दिखेगा जब बरसात का मौसम आएगा, बारिश होगा, ठीक है। बारिश होने के बाद उस तरह का फिनोमिनन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर एक कभी भी बारिश हुआ तो रेनबो दिखाई देगा, हर एक समय नहीं दिखाई देता है। मतलब उसका भी एक कंडीशंस है कि इसी कंडीशंस में वो दिखाई देगा। वो सारे कंडीशंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो रेनबो का डिफिनीशंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस डिफिनीशंस में आपको ये बताया जाएगा कि कभी भी हम बारिश के समय में अगर हम सूर्य के तरफ अपनी पीठ करके खड़ा होते हैं तो हमारे सामने में एक 7 रंग की 7 कलर का रंगीन आर्क यानी चाँप दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। ये डिफिनीशंस आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा और फिर इंग्लिश वाले बच्चा के लिए भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। अच्छा, दूसरा बात याद रखिएगा कि इंद्रधनुष जो होते हैं वो हमेशा एक साथ 2 इंद्रधनुष बनते हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो इंद्रधनुष होता है, आप यहाँ पे डिफिनीशन लिखना इंद्रधनुष का जो डिस्प्ले पे शो कर रहा था, उसके बाद इसका लिखना है कि इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो, लिख लो ये। जिसमें पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, इंग्लिश में प्राइमरी रेनबो कहा जाता है। और दूसरा जो इंद्रधनुष होता है उसको द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश में सेकेंडरी रेनबो। क्लियर है? यानी ये प्राथमिक और ये द्वितीयक, ठीक है। इंद्रधनुष का डिफिनीशन आप समझ गए कि अगर हम कभी भी बारिश के समय में सूर्य की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो जाए तो हमारे सामने में 7 रंग की एक रंगीन चाँप दिखाई पड़ती है, यानी एक कलर आर्क दिखाई पड़ता है, जिसे इंद्रधनुष हम लोग कहते हैं। और इंद्रधनुष पानी की बूंद के कारण बनता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट के कारण। कैसे, वो फिगर पे समझाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष, जिसमें एक प्राइमरी रेनबो हो गया, सेकेंडरी रेनबो हो गया। और अच्छा, आप सोचोगे कि पानी की बूंद के कारण कैसे बनता है, ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि पानी की बूंद के कारण कैसे बनता है। तो लोग बोलता है क्या कि पानी की बूंद, हवा में कुछ पानी की बूंदें हैं जिससे प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश उससे पास होता है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है
जब उसमें एंट्री करता है तो पानी का जो बूंद होता है वो प्रिज्म जैसा बिहेव करता है। और आपने थ्योरी पढ़ा है कि प्रिज्म में अगर हम व्हाइट लाइट डालें तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। तो अगर पानी की बूंद प्रिज्म जैसा बिहेव कर दिया तो वो 7 अलग अलग रंग में बट जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन वो क्वेश्चंस ये उठता है कि पानी की बूंद होता है कहाँ पे है। अगर बारिश हुआ और बारिश होने के बाद जब बारिश बादल से निकल रहा है, वो पानी की बूंद जो बादल से बाहर आ रहा है वो तो बीच में रुकेगा नहीं ना, वो तो अर्थ पे गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हवा में थोड़े लटकने देगा, वो तो नीचे जाएगा। तो आखिर हवा में है नहीं तो फिर प्रकाश उससे पार क्या हो रहा है, अर्थ पे है। तो ऐसा थोड़ा है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ अर्थ पे आ रहा है और यहाँ से पानी में टकरा के वापस जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं हवा में ही पानी है, जिससे कि वहाँ पे सूर्य का किरण जो है वो 7 रंग में बट रहा है। लेकिन क्यों, कहाँ पे वो पानी कहाँ पे आपको दिख रहा है, हवा में तो लटका हुआ नहीं रह सकता है। तो सोचने वाली बात है। यहाँ पे आप ये समझो, हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। चापाकल को आप अगर एक हैंडल चापाकल चलाते हैं, चला के आप छोड़ देते हो, पानी गिरने लगता है काफ़ी तेज़ में, गिरते 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 एक ऐसा सिचुएशन आता है, पानी बूंद 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 गिरने लगता है और फिर अंततः एक ऐसा भी स्थिति आता है जहाँ पे एक पानी की बूंद गिरते 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 लास्ट समय में एक पानी की बूंद उसमें लटका हुआ रह जाता है। आप देखना, नोटिस करना, फिर आप उसको हाथ से हटाओगे तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा फिर उसमें से निकल के वहाँ पे किनारे में जमा हो जाता है। तो यही बादल के साथ होता है। जब बादल का कंडेंसेशन होता है, क्लाउड का कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, और उसमें संघनन होने के बाद जब बारिश शुरू होता है तो बारिश होने के बाद पानी की कुछ बूंदे जो होता है वो बादल में लटका हुआ रह जाता है, जैसा कि वो चापाकल में हैंडपंप जो है वो उसमें लटका हुआ रह जाता है, उसी तरह से बादल में पानी की कुछ बूंदें लटकी हुई रह जाती है। और पानी की बूंद लटकने से क्या होता है कि आप सोचो, बादल से तो काफ़ी ऊपर है सूर्य, क्योंकि बादल तो अपने वायुमंडल के ग्रेविटेशनल फील्ड के एरिया में है और उससे काफ़ी दूर है सूर्य, तो सूर्य उसके ऊपर है, पानी का बूंद बादल है, बादल में पानी का बूंद लटका हुआ है और सूर्य तो काफ़ी बड़ा है, तो उससे लाइट जो होता है वो बादल के नीचे नीचे अगर पार कर रहा है तो पानी की बूंदों से जब होकर पार होता है तो पानी का बूंद जो होता है वो प्रिज्म जैसा बिहेव कर लेता है और फिर साथ उसको अलग अलग कलर में बांट लेता है। लेकिन वो फिर किस तरह से बनाता है वो फिगर पे समझते हैं। 2 अपने पास टॉपिक है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। कैसे, सबसे पहले हम लोग प्राथमिक के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम लोग फिगर समझते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष का एक्सप्लेनेशंस का जो आपको लिखने का जो तरीका है वो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आप उसको लिख सकते हो वहाँ से। और फिर हम इसको उसके बाद फिर लिखने के बाद ये फिगर लिखना, फिगर ड्रॉ करना। फिगर पहले समझ लो। चलो देखो, मान लो यहाँ तुम्हारा क्लाउड है, ठीक है, इसी तरह से कुछ बादल होता है, क्लाउड, ये आपका बादल है, ठीक है। बादल में पानी की बूंदें लटकी हुई है। चलो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये मान लो पानी की बूंद है, चलो ये पानी की बूंद इसमें लटका हुआ है बादल में, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाया कि आपको दिखे। अच्छा, लिख देते हैं इंग्लिश इसका, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक, ध्यान से समझना। उसके बाद यहाँ बना देते हैं सूर्य, ये आपका मान लो सूर्य है, काफ़ी दूरी है इसलिए छोटा दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद सूर्य से हम एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। सूर्य से हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया है, ऐसे ही नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं एक एक्सिस है सपोज, ठीक है। चलो ये एक्सिस हो गया। अब और यहाँ पे अपना आँख रख देते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं खड़े, ठीक है। देखो सूर्य अपने से पीछे, हम यहाँ पे खड़े हैं, इधर देख रहे हैं, सूर्य अपने से पीछे है, ठीक है। देखो जैसे फिगर में आपके सामने डिस्प्ले पे एक पिक्चर शो हो रहा होगा, ऐसा ही मतलब हम जिस तरह से खड़ा हैं और हम मतलब हमारे पीठ पीछे जो पीछे है वो सूर्य है और आगे में इंद्रधनुष दिख रहा है, यानी रेनबो दिख रहा है। तो ऐसा ही हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अब देखो मान लो सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकल के चला, ध्यान देना, यहाँ से समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश चला और ये प्रकाश है वाइट लाइट, विजिबल, ठीक है, वाइट लाइट। ये जब प्रकाश इसमें गया, हमने क्या बोला, पानी की बूंद जो है एक प्रिज्म जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे ये इसमें जाएगा तो ये 7 अलग अलग रंग में बटेगा, आपको पता है, ध्यान से समझना, 7 अलग अलग रंग में बटेगा, क्योंकि प्रिज्म जैसा बिहेव कर रहा है।
खैर 7 कलर में बटेगा, लेकिन हम 2 बनाए हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो 7 अगर बनाएंगे तो देखने में प्रॉब्लम होगा। तो हम एक सबसे ऊपर वाला कलर रेड बना दिया और सबसे नीचे वाला वायलेट बना दिया, और बाकी समझ लेना कि बीच में बाकी आपका 5 गो कलर है। ठीक है, तो चलो ये 7 कलर में बट गया। ठीक है, जिसमें 2 कलर हमने शो किया है। अब यहाँ से मैंने एरो दे दिया, यहाँ पे आया। अच्छा, यहाँ आने के बाद ध्यान देना, थोड़ा फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट। पानी की बूंद फिर से बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाइट लाइट आया मान लो, और ये 7 कलर में बटा। एक कलर यहाँ आया और एक कलर यहाँ आया। सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला कलर लिया, बाकी 5 को आप बीच में समझ रहे हो। यहाँ के बाद, ठीक है, यहाँ के बाद ये प्रकाश यहाँ पहुँचा, ध्यान देना, ठीक, और यहाँ के बाद ये यहाँ पहुँचा। अच्छा, ये प्रकाश यहाँ पहुँचा और यहाँ के बाद फिर ये भी यहाँ ही पहुँचा। ठीक है, नोटिस करना, आँख को थोड़ा यहाँ बना लेते हैं अच्छे से। ध्यान दो यहाँ पे कुछ बात, इस पिक्चर्स को हम एक अलग तरह से यहाँ पे शो करते हैं। आपको दोनों फिगर, ये वाला रफ में साइड में बनाना है, इस गोला को हम थोड़ा बनाते हैं। ध्यान देना, ये किस तरह से फिगर है, यहाँ से हमने वाइट लाइट दिया, ठीक है, जूम करके उसको बनाया जा रहा है। वाइट लाइट देने के बाद यहाँ से ये प्रकाश 7 कलर में मान लो बटा, आपको दिख रहा है। बाकी 5 को बीच में, ऊपर वाला जो हो गया वो आपका रेड हो गया और नीचे वाला जो हो गया वो वायलेट हो गया। ठीक है, रेड और वायलेट। अब उसके बाद ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ से प्रकाश इधर आया, ठीक है, और इधर आने के बाद वो थोड़ा इधर झुक गया, मान लो प्रकाश इधर चला गया। ठीक है, ऐसे जाने के लिए इधर भी जा सकता है, वो इधर, वो डिपेंड करता है नॉर्मल। जैसे मान लो कि अगर यहाँ ये ऐसे हमने लाइट डाला, तो हम अगर इसके ये नॉर्मल डाल देते हैं, तो ये लाइट जो है वो सीधे ना जाके अपने नॉर्मल से दूर भागेगा। तो सपोज ये इधर चला जाएगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल से दूर भागेगा। अब देखो, अब यहाँ आया, उसके बाद ये वाला जो प्रकाश है ये भी यहाँ से ऐसे आया और यहीं पे आके मिल गया, और यहाँ पे अपना आँख है। यही फिगर मैंने बनाया। ठीक है, अच्छा, ये क्यों बनाया गया अभी आप ये समझोगे बात। और यहाँ पे मैंने इस तरह का कोई सिचुएशंस भी दिया है, ऐसे, जिसमें एक एक्सिस खड़ी ऐसे ही एक्सिस बना लिए हैं सूर्य के लिए। अब चलो इसको ध्यान से समझो, इसको भी बताते हैं, पहले यहाँ समझो। होगा क्या कि अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे चला और ये 7 रंग में बट के ये अलग अलग एंगल पे इंसिडेंस हुआ। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ से प्रकाश चला और ये इतना एंगल पे, ये इतना एंगल पे, कोई और प्रकाश अलग अलग एंगल्स पे ट्रैवल किया होगा। कितना एंगल पे ट्रैवल किया होगा, तो जो ऊपर वाला रेड कलर है, ये रेड कलर 43 डिग्री के साथ होगा। 43 डिग्री, किसी किसी बुक में कुछ और मेंशन हो सकता है, अप्रोक्स थोड़ा बहुत वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, लगभग ये वैल्यू है 42 भी हो सकता है, 43.5 भी हो सकता है, लेकिन आसपास इतना ही वैल्यू होता है। और फिर ये जो आपका वायलेट कलर है, ये जो है वो 41 डिग्री के एंगल के साथ होगा। ठीक है, इस फिगर को यहाँ जूम करके बनाया गया, आप इस चीज़ को समझो। तो फिर वो फिगर भी वहाँ बना लेना और ये फिगर भी साइड में बना ला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ये 43 डिग्री एंगल बनाएगा और ये जो वायलेट है अपना, ये 41 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो रेड कलर है, नीचे वाला आपका वायलेट कलर है। ठीक है, समझ गए। अब देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना,
ये जब प्रकाश यहां से टकराते हुए ऐसे होते हुए यहां आया, ठीक है, तो आंख को क्या फील होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, तो उसको ऐसा एहसास होगा कि ये जो प्रकाश है वो इधर कहीं से आ रहा है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। अच्छा, ये जब वायलेट कलर भी यहाँ से ट्रेवल होके इधर आके इस एंगल पे आया, तो इस आंख को ऐसा फील हो रहा होगा कि ये प्रकाश भी इधर कहीं से आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, एंगल छोटा है तो कम डिस्टेंस तक गया है। अच्छा, अब थोड़ा एक बात बताओ कि सर्कल जब आपने पढ़ा था सर्कल के बारे में, तो इस सर्कल में दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पे, तो वो यहाँ पे एक एंगल जनरेट होता है थीटा। तो यहाँ पे आर्क भी होता है ना, याद करो कि सर्कल में मैंने इस तरह से बताया था कि एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो सेंटर से इसका ई पोजीशन है, फिर उसने यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ चलाया, तो फिर सेंटर से उसका पोजीशन हो गया, तो ये एंगल बन गया, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते थे, और ये चाप हो जाता था आर्क। यानी जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ आर्क का सिचुएशंस तो आएगा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ आर्क का सिचुएशंस, आर्क यहाँ तो बनेगा, तो यही चीज है। ये प्रकाश ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में आया इधर से ऐसे होते हुए यहाँ है, लेकिन इस आंख को फील होगा कि प्रकाश इधर कहीं से आ रहा है, और ये एक एक्सिस जो पहले हमने बनाया था, तो ये दोनों एक क्रिएट करेगा आर्क। ठीक है, और ये जो आर्क है वो है रेड कलर का, क्योंकि ये रेड कलर का ही बना है। और ये जो वायलेट वाला है जो ऐसे आके इधर आया, लेकिन इसको ऐसा फील हुआ कि ये यहाँ से आ रहा है, एंगल छोटा है, वायलेट का 41 डिग्री है, तो वो थोड़ा पहले ही बन जाएगा, और ये भी एक क्रिएट करेगा आर्क। ऐसी तो अगर इसको ऐसे काट दिया जाए तो ये आर्क ही तो क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा एक आर्क क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा, बाकी जो 7 आपका कलर है, ये तो आपको वायलेट हो गया, ये दोनों हो गया, और बाकी जो आपका 5 कलर बच गया वो इसके बीच में मेंशन है, इसके बीच में वो बाकी कलर जो होगा वो आप समझ रहे हो दिखेगा। अच्छा, जब आप यहाँ से खड़ा होगे, सूर्य इधर है, सूर्य पीछे अपना, और हम यहाँ खड़ा हैं, तो हमको यहाँ पे हमारे सामने में बादल के आसपास, बादल में लगेगा कि बादल में ऐसे इंटर किया हुआ है, बादल में से घुसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये आर्क ऐसे और भी तो अभी आगे में है, ऐसे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे ये बादल से हाइट है, तो सपोज हमको यहाँ तक दिख रहा होगा, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ बादल है, तो हमको ये सिचुएशंस यहाँ तक दिख रहा होगा, और इसके बाद ऐसा नहीं दिख रहा होगा, तो लग रहा होगा कि बादल में ही इंटर कर गया। ऐसा ही आपको रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, पिक्चर आप फिर से देख लीजिए, डिस्प्ले पे शो कर रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ के बाद आपको बादल में दिखेगा, और ये शेप आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, जब ये शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये 7 कलर का पट्टी है, और यही तो इंद्रधनुष है, और ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, यानी प्राइमरी रेनबो। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी रेनबो का निर्माण होता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश पानी की जो बूंद बादल में लटकी हुई रहती है, उससे पानी की बूंद प्रिज्म जैसा बिहेव करके उसको 7 रंग में बांट के हमारे आंख तक अलग अलग एंगल से पहुंचाता है। आंख को ऐसा फील होता है कि सामने में एक आर्क बना हुआ है, वो यहाँ पे दिख रहा है। इस फिगर को हमने जूम करके यहाँ पे क्यों बनाया है कि यहाँ पे एक बात समझने लायक क्या है। देखो क्या समझने लायक है, जब प्रकाश यहाँ से इसमें घुसा, ठीक है, ध्यान से समझना, तो इस पूरे सिचुएशंस में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो हुआ है, लेकिन यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लेकिन इस फिगर में प्रकाश की किरण का अपवर्तन भी हुआ है। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तो ये अपवर्तन कितने बार हुए हैं ये देखना है। अच्छा, अपवर्तन कैसे पता चलता है? जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, अपने रास्ते से भटक जाए। देखो, प्रकाश इधर से इधर जा रहा था, ठीक है, तो प्रकाश सीधे न जाके मुड़ा, 7 रंग में तो बटा ही, तो वो तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का घटना हो ही गया, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन भी हुआ, क्योंकि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा तो अपवर्तन तो होना ही है। अब देखो, यहाँ से प्रकाश जब इसमें घुसा, ठीक है, तो पहला अपवर्तन यानी पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, क्योंकि स्लाइड सीधे ना जाके इधर भागा। ठीक है, तो एक बार अपवर्तन हो गया। चलो आगे चलते हैं। जब प्रकाश यहाँ पहुंचा, दोनों में से कोई एक प्रकाश को उठा लो, जब ये प्रकाश यहाँ पहुंचा, 7 कलर होगा तो 7 को उठा लो, 7 यहाँ चला, और यहाँ चलने के बाद इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गया नहीं, वापस आ गया। क्या है, कौन सा ये फिनोमिनन है? आप याद करो कौन सा ये घटना है। ये फर्स्ट चैप्टर का हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें बताया गया था कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो प्रकाश दूसरे मीडियम में न जाके अपने ही मीडियम में बैक हो जाती है।
ठीक है। और ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का घटना का एग्जांपल था, और इसका दो कारण होता, दो शर्त था, कंडीशन। पहला, प्रकाश किसी भी सिचुएशंस में डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, सघन से विरल, तभी ऐसा होगा। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए था। ये आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। तो प्रकाश बाहर ना निकल के अपने ही मीडियम में वापस आ गया, तो यहां पे हो गया प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कै बार हुआ? तो यहां से सातों लाइट है, या सातों लाइट का एक एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, जब लाइट यहां पहुंचा तो यहां से टकरा के वापस नहीं आया, लाइट बाहर निकल गया। इस बार लाइट दूसरे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गया, यानी फिर से यहां पे एक अपवर्तन का थ्योरी हो गया, रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन एक बार और हुआ है, यानी रिफ्रैक्शन टोटल 2 टाइम्स हुआ, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन 1 हुआ। ये हमको यहां पे समझाना था। यानी कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो को बनाने के लिए हमको प्रकाश इस तरह से आना चाहिए कि प्रकाश का 2 बार अपवर्तन यानी 2 बार रिफ्रैक्शन हो, और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। और पानी की बूंद बादल में ही लटका हुआ रहता है, जिससे सूर्य का प्रकाश जब उसमें एंट्री करता है तो पानी की बूंद प्रिज्म जैसा बिहेव करता है, जिसके कारण वो प्रकाश 7 रंग में बट के अलग अलग कोण से हमारी आंखों पे पहुंचता है, और हमारी आंखों को बादल के नजदीक एक आर्क दिखाई पड़ता है, यानी चांप, जो 7 रंगों की एक पट्टी जैसा होती है, और वही रेनबो होता है। बट ये रेनबो जो होता है वो प्राथमिक होता है, जिसको प्राइमरी रेनबो के नाम से जाना जाता है। किस तरह से आपको लिखना है, फिगर आपके सामने है यहाँ पे। इसमें लिखना क्या है, अगेन आपके डिस्प्ले पे ये शो कर रहा है, इस चीज को आप अच्छे से देख के लिख लो। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्राइमरी रेनबो के बारे में पढ़ लिए, सेकेंडरी रेनबो के बारे में पढ़ लेते हैं किस तरह से बनता है। सेम प्रोसीजर है, जैसे प्राइमरी बना था उसी तरह सेकेंडरी बनता है, थोड़ा सा अंतर होता है। चलो वो अंतर क्या है देखते हैं। उसके बाद जब हम सेकेंडरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब प्राइमरी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंसेज क्या होता है। ठीक है। चलो तो अब पहले सेकेंडरी के बारे में पढ़ लें। सेम प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा अंतर फिगर पे समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपके सामने वापस फिर से एक क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्लाउड हो गया, समझ रहे हो फिगर। उसके बाद यहाँ पे पानी का बूंद बना लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है। अच्छा, और आगे चला जाए तो नोटिस करना, यहाँ पे तो सूर्य है, चलो यहाँ पे सूर्य है। ठीक है। यहाँ पे हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लिए, याद है ये एक्सिस हमने ड्रॉ किया था जहाँ पे हमने आँख रखा था। ठीक है, सूर्य अपने से थोड़ा पीछे है। अब चलो मान के चलो यहाँ से प्रकाश की किरण आया, ध्यान से समझना, प्रकाश की किरण यहाँ से आया, और ये प्रकाश यानी रे ऑफ लाइट जो है वो है वाइट कलर का। सेम चीज़ था, यानी वाइट लाइट लिख देते हैं। अच्छा, ये प्रकाश सीधे ना जाके टर्न करेगा, और टर्न करने के बाद ये प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, जिसमें मैंने 2 बनाया है। याद है आपको क्यों? क्योंकि स्पेस का कमी है, 7 बनाएंगे फिगर में प्रॉब्लम होगा, तो हम 2 बना लेते हैं, एक रेड और एक वायलेट, एक सबसे ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला। अच्छा, जब वो लाइट वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ के बाद क्या होगा, लाइट वहाँ के बाद चलेगा यहाँ। ठीक है, ध्यान देना, प्रकाश यहाँ आया, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आया, ये प्रकाश जो ये आया है ये भी टकरा के पहुँचेगा यहाँ। ठीक है, नोटिस करना, ये प्रकाश यहाँ से यहाँ ऐसे आया, ये प्रकाश यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद ये प्रकाश जाएगा यहाँ, कौन वाला, ये प्रकाश है नीचे वाला, यानी ये बैगनी रंग वाला जो था नीचे वाला, ये प्रकाश यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए इधर गया, और ऊपर वाला जो प्रकाश है ऊपर से ऐसे आया, ऐसे होते हुए, और फिर यहाँ भागा। ठीक है, और फिर फाइनली प्रकाश दोनों जो है वो निकल के पहुंचा आँख के पास। ठीक है, आँख के पास पहुंचने के बाद अब नोटिस करो एक बार, जब यहाँ से व्हाइट लाइट निकला तो ऊपर रेड कलर था, ये वायलेट, लेकिन जो ये रेड कलर है, ध्यान देना इस बात को, ये रेड कलर यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से होते हुए ये रेड नीचे चल गया, यानी नीचे वाला जो कलर हो गया वो अब रेड हो गया।
ठीक है, देख लो फिगर, समझ लो। अच्छा, ये जो नीचे वाला बैगनी कलर था वो यहाँ से ऐसे आया और ऊपर होते हुए ऊपर चला गया, यानी ये जो आपका ऊपर कलर, याद करो उस वाले में ऊपर में रेड था, नीचे वॉयलेट था, और यहाँ पे ऊपर में वॉयलेट चला गया और नीचे रेड चला गया। वहाँ एक 43 डिग्री रेड के साथ और वॉयलेट के साथ 41 डिग्री बना था। यहाँ पे वॉयलेट के साथ यानी बड़ा वाला के साथ वॉयलेट के साथ 54 डिग्री बनेगा और रेड के साथ 51 डिग्री बनेगा, यानी 54 डिग्री और 51 डिग्री का एंगल बनेगा। नीचे वाला छोटा है 51 डिग्री और बड़ा वाला जो है वो 54 डिग्री। ठीक है, अभी मत समझना कि शेप से ये डिस्टेंस यहाँ से देखना होता है। ठीक है, तो ये 54 डिग्री और वो 51 डिग्री बन गया। उस फिगर को हम यहाँ जूम करके भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमको पता करना है कितना बार परावर्तन कितना बार अपवर्तन। देखो ये प्रकाश आया, ध्यान देना, ये प्रकाश आया, प्रकाश सीधे न जाके, उस चीज़ को आप यहाँ अच्छे से समझ जाओगे, वो प्रकाश सीधे ऐसे न जाके वो ऐसे 7 रंग में बटा, जिसमें 5 बीच में है, 2 ऐसे है। ध्यान देना, ऊपर वाला जो कलर है रेड है और नीचे वाला वॉयलेट है। ठीक है, ये प्रकाश यहाँ आया, ये प्रकाश यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्रकाश गया यहाँ, ये वाला प्रकाश गया यहाँ, यहाँ पे है अपना आँख, जो ये लाइन गया है, ये एक्सिस। ठीक है, उसके बाद ये दोनों प्रकाश आके यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, अच्छा, मैच करने के बाद अब नोटिस करो कि ऊपर रेड था, रेड, ध्यान देना, ये रेड, ये रेड, ये रेड चला आया नीचे, ऊपर नीचे वाला वॉयलेट, वॉयलेट चला गया ऊपर, और ये जो बड़ा वाला हो गया वो आपका हो गया 54 डिग्री और नीचे वाला जो हो गया वो हो गया 51 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। इसको हम जूम करके यहाँ दोनों फिगर आपको बनाना है। ठीक है, और उसके बाद अब इस बंदा को क्या समझ में आ रहा होगा कि लाइट इधर कहीं से आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये लाइट इधर से ऐसे घूम के इधर आया है, इसका मतलब है कि कहीं इधर से आ रहा है, ऐसा फील होगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट, ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये कलर भी ऐसा लग रहा होगा कि इधर कहीं से आ रहा है। ठीक है, ये इधर कहीं से आ रहा है। अच्छा, जब यहाँ से आ रहा है तो इसको एक दिखेगा यहाँ आर्क, इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दिया जाए। ठीक है, और इस कलर का भी एक दिखेगा आपको आर्क। ठीक है, और जब ये आर्क दिखा तो ऊपर वाला जो आर्क होगा वो होगा वायलेट कलर का और नीचे वाला रेड कलर का। उसमें ऊपर वाला रेड था, नीचे वाला वायलेट था। ठीक है, तो आपको फिर से एक रंगीन पट्टी दिखाई जो आपके आंख को सिर्फ इतना दूर तक दिखाई देगा, बाकी लगेगा कि बादल में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, अच्छा, बाकी आपको क्या लगेगा कि बादल में प्रवेश कर चुका है। तो यह फिगर समझे, यानी उसी तरह का है, बस अंतर क्या है कि वहाँ पे रेड ऊपर था, वायलेट नीचे था, यहाँ पे वायलेट ऊपर है, रेड नीचे, एंगल का थोड़ा चेंजिंग है। आप हमेशा याद रखना कि जब भी रेनबो बनता है तो एक साथ 2 भी बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले प्राइमरी होता है 7 कलर और उसके ऊपर फिर 7 कलर सेकेंडरी होता है। और किस तरह से होता है तो आप थोड़ा उस फिगर को, जो पहला वाला था उस पर आप थोड़ा नोटिस करा, इसलिए हम इस फिगर को छोड़ के रखें कि बाहर वाला रेड है और अंदर वाला वायलेट है, और इस तरह से 7, अगर मान लो ये आर्क बनेगा इतना है, ये आपका रेड है और फिर ये आपका वायलेट है, तो ये जब राउंड होगा ऐसे और फिर बाकी 5 को कलर राउंड होगा, तो ये जो आपका वायलेट है वो वायलेट बीच में चल जाएगा, यानी इनर पार्ट, अंतभाग, प्राथमिक इंद्रधनुष का यानी प्राइमरी रेनबो का जो इनर पार्ट हो गया, अंतभाग जो हो गया वो बैगनी रंग का हो गया, वायलेट कलर का, और जो बाहरी भाग हो गया, आउटर पार्ट जिसको बोलेंगे, वो रेड का हो गया। जबकि यहाँ पे आप नोटिस करो, इसका अंदर बैगनी, बाहर रेड, इसका बाहर अंदर ही रेड और बाहर बैगनी हो गया। ठीक है, आपको अंतर भी पता चल गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष बनता तो दोनों एक ही साथ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा अंतर तो यही समझ में आ रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष का जो अंतभाग होता है यानी जो इनर पार्ट होता है, ठीक है, वो वायलेट कलर का होता है, जो आउटर पार्ट बाहरी भाग होता है वो रेड कलर का होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में जो अंतभाग होता है वही रेड कलर का हो जाता है, यानी इंटरनल पार्ट जो होगा, और जो आउटर पार्ट होगा, बाहर वाला जो भाग होता है वो वायलेट कलर का होता है। सबसे पहला अंतर ये। दूसरा अंतर क्या है कि प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी जो रेनबो होते हैं वो सेकेंडरी से यानी द्वितीयक से ज़्यादा चमकीला होते हैं। कैसे चमकीला होते हैं वो समझो। चमकीला होने का मेन कारण क्या है कि आप मान लो हमने क्या बोला कि पहले प्राथमिक बनेगा और फिर उसके ऊपर द्वितीयक बनेगा, तो 7 कलर ही, फिर 7 कलर ही, तो ये इसका साइज छोटा है तो उतना ही लाइट इतना दूर में फैला है और उतना ही लाइट इतना दूर में फैला है। तो जो कम डिस्टेंस पे फैला हुआ है इसका मतलब उसमें शाइनिंग ज़्यादा होगा, चमक ज़्यादा है। आप टॉर्च जला के देखते हो, टॉर्च नज़दीक से जलाओ इतना ही जलता है लेकिन ज़्यादा लाइट करता है, लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाओ
शेप तो बड़ा होते जाता है लेकिन इंटेंसिटी घटते जाता है, लगता है कि अब कम लाइट जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे और भी बहुत सारा एग्जांपल है, एक छोटे से बल्ब को अगर एक छोटे से रूम में लगा दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लाइट करता है, लेकिन अगर उसी छोटे बल्ब को अगर हम क्रिकेट ग्राउंड में लगा दें तो शायद वो बल्ब पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ लाइट कर रहा है एकदम नॉर्मली, क्योंकि सिर्फ उसके जलने से क्रिकेटर जो है वो गेम नहीं खेलेगा, वो अपने बैटिंग और बॉलिंग को नहीं कर पाएगा, उसके लिए काफ़ी लाइट चाहिए होता है। लेकिन अगर उसी को एक छोटे स्पेस पर लगा दिया जाए तो शायद वो वहाँ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं, बड़ा साइज होने के कारण उसका तीव्रता घट जाता है, छोटा साइज होने के कारण इसका तीव्रता बढ़ जाता है, इंटेंसिटी, तीव्रता यानी इंटेंसिटी। तो कहने का मतलब दो अंतर आपको समझ में आ गया होगा, चमकीला वाला और एक अंदर कौन सा रंग होता है, बाहर कौन सा रंग होता है, ठीक है। तो दो इसका सबसे दो बड़ा रीजन, दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर समझते हैं, चलो ध्यान दो, याद कर लो। पिछले में रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन 2 बार हुआ था और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार हुआ था, याद है ना पिछले वाले थ्योरी में। अच्छा यहां पे समझते हैं, प्रकाश इसमें घुसा, जब सीधे न जाके प्रकाश इधर गया तो रिफ्रैक्शन हुआ 1 बार, ध्यान देना रिफ्रैक्शन 1 बार हुआ। प्रकाश यहां से जब ये दोनों गया तो बाहर न निकल के वापस टकरा के आ गया, तो यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हुआ यानी अपवर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी 1 बार। फिर जब प्रकाश यहाँ से टकरा के यहाँ आया तो फिर बाहर नहीं निकला, फिर टकरा के उसी मीडियम में रह गया, देखो अंदर ही रह गया, तो फिर से 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन जब प्रकाश फिर यहाँ पहुँचा तो यहाँ के बाद प्रकाश बाहर निकला तो रिफ्रैक्शन यहाँ हो गया, अपवर्तन यानी 2 बार यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, 2 बार टोटल। अंतर समझ लो, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार टोटल। यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन यानी 2 बार अपवर्तन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अंतर आप समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ भी 2 बार अपवर्तन हुआ, यहाँ भी 2 बार अपवर्तन हुआ, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष में यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 बार हुआ और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ। तो ये सब तीसरा अंतर हो गया। तो इतना अंतर आपके लिए काफ़ी होता है। और फिर ये द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में आपको क्या लिखना है, यहाँ डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आप उसको लिख लीजिए और उसके बाद फिर ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से होता है, और ये भी फिगर साइड में रखिएगा कि किस तरह से काम कर रहा है। स्केल से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो अभी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और फिर ये वीडियो को भी, ये जो था वो आपने पहले ले ही लिया था, अभी भी आप इसको ले सकते हैं, थोड़ा बहुत मिट गया है बोर्ड के कारण। तो इस तरह से प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष का टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम लोग 2 थ्योरी पढ़ लिए प्रकाश के बढ़ विक्षेपण का यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, जो हमने नेचुरल फिनोमिनन हमको पढ़ना था, तो वो हमने 2 पढ़ा है, एक सूर्योदय सूर्यास्त वाला, सनराइज सनसेट वाला, और एक रेनबो यानी इंद्रधनुष। तीसरा है ये आपके सामने दिख रहा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब हम सूर्योदय सूर्यास्त वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा बताया था, लेकिन चलो अब इसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। पहले डिफिनीशन समझ लो, ऐसा डिस्प्ले पे डिफिनीशन शो कर रहा होगा, लेकिन इस डिफिनीशन को अच्छे समझिए। क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, सबसे पहला बात कि वायुमंडल जो होता है वो गैसों से भरा हुआ है और गैस के पास होता है अणु यानी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स यानी गंदगी भी, कुछ धूल धक्कर भी हमारे वायुमंडल में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जब सूर्य का प्रकाश उस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अणु यानी मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल्स, जो गंदगी धूल कण है, वो उस ऊर्जा के, प्रकाश के ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के तुरंत बाद कुछ ऊष्मा को, कुछ मात्रा में ऊष्मा को रेडिएट कर देते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को रख लिए, लेकिन रखने के बाद ऐसा नहीं कि वो सब ऊर्जा को रख लेंगे, रखने के बाद वो कुछ ऊष्मा को वापस अंशतः यानी थोड़ा सा पार्शियली ऊर्जा को वापस कर देते हैं। यानी कि पहले यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश को एक पार्टिकल्स ने अपने अंदर रखा और रखने के बाद वापस फिर से रेडिएट कर दिया, कुछ एनर्जी को रेडिएट कर दिया, इस तरह से डायरेक्शंस में, चारों डायरेक्शंस में। इसी तरह मतलब मान लो एक पार्टिकल से एक ही कर पाता है, तो इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अनलिमिटेड ऐसे लाइट आते होंगे, और हर एक पार्टिकल्स उसके एनर्जी को रख के फिर वापस रेडिएट कर दे रहा है, फिर वापस और भी आ रहा है, और इस तरह से कुछ एनर्जी को रख रहा है, कुछ एनर्जी को वापस रेडिएट कर दे रहा है। तो ये जो प्रकाश यहां से आ रहा है, एब्जॉर्ब होने के बाद वापस जो निकल रहा है, इस प्रकाश को विकिरणित प्रकाश कहते हैं। विकिरणित प्रकाश यानी स्कैटर्ड लाइट,
स्कैटर लाइट के नाम से जाना जाता है। कौन वाला लाइट? जो पहले आया, पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब किया और फिर से उसके थोड़े से पार्ट्स को बाहर कर दिया, तो वो जो प्रकाश है वो स्कैटर लाइट यानी विकिरणित प्रकाश के नाम से जाना गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या सारे प्रकाश ऐसे होते हैं? तो मे भी सारे प्रकाश, लगभग सारे प्रकाश का ऐसा होता है सिचुएशंस, लेकिन कुछ कुछ प्रकाशों में ये जो फिनोमिनन है ये कम होता है। ठीक है, कैसे कैसे एक्सप्लेन से समझते हैं। पहले इसका डिफिनीशन समझ ले कि प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करके हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल में इंटर करता है, वायुमंडल के मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स उसके एनर्जी को अपने पास एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करके वापस फिर से उसको रेडिएट कर देते हैं यानी विकिरणित कर देते हैं। उस प्रकाश को विकिरणित प्रकाश यानी स्कैटर लाइट कहते हैं। और इस घटना को कि इस घटना जो प्रकाश आया और उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल दिया, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। डिफिनीशन आपके सामने शो करा है, वापस फिर से डिफिनीशन। प्रकाश आएगा, वायुमंडल में इंटर करेगा, वायुमंडल का पार्टिकल्स उससे एनर्जी को लेगा, एनर्जी लेने के बाद वापस रेडिएट कर देगा। ये प्रकाश, ये लाइट स्कैटर लाइट यानी विकिरणित प्रकाश कहलाएगा। ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि सारे प्रकाश में ऐसा होता है? हाँ, सारे प्रकाश में ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रकाश होते हैं जिसमें ये चीज ज्यादा दिखता है और किसी में कम दिखता है। तो ज्यादा कम दिखने का कारण क्या है? वो है तरंगदैर्ध्य। ठीक है, वो है तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है, उसके वेलोसिटी, वेग वगैरह भी ज्यादा होंगे, तो वो प्रकाश को ये पार्टिकल्स जल्दी नहीं पकड़ पाता, उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है तो बहुत कम मात्रा में। तो वो प्रकाश हाईली स्पीड से उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के, उस पार्टिकल से बाहर निकल के हमारे पास पहुंच जाता है। जैसे रेड कलर मैंने बताया था, जिसके कारण हॉरिजॉन्टल रेड दिखाई देता है। लेकिन जो कम वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं, और आपके पास जो 7 रंग है भेबजियोर, उसमें से जो सबसे हाईली वेलोसिटी और हाईली वेवलेंथ वाला रेड कलर है, ये पहुंच जाता है हमारी आंखों के पास। इसके कंपैरिजन में ये भी पहुंचता है, लेकिन थोड़ा लेट से, ये थोड़ा लेट से, और ये सबसे लेट। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का अगर प्रकीर्णन होता है यानी स्कैटर्ड होता है लाइट, तो सबसे ज्यादा वायलेट कलर होता है। ठीक है, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, सॉरी सबसे ज़्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये, फिर सबसे कम रेड हो जाता है। तो इस तरह से तरंगदैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा, उस प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। और प्रकीर्णन, स्कैटर का मतलब ही होता है फैल जाना चारों तरफ। और वो कैसे फैलेगा? तो वायुमंडल के कण उसको ऊर्जा को लेके और उसको वापस रेडिएट कर देंगे। ठीक है, यानी एक तरह से ये भी समझा जा सकता है, अगर देहाती भाषा में समझा जाए तो, कि प्रकाश आ रहा है जिसका वेलोसिटी कम है, वो प्रकाश आया और पार्टिकल से टकरा के स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया। ठीक है ना। और अगर जिसका वेलोसिटी तरंगदैर्ध्य सब ज़्यादा था, वो टकराया भी तो उसको किनारे से उसको हटाते हुए वो अपना पास जगह पे पहुंच गया, और बाकी जो कम तरंगदैर्ध्य वाले थे वो टकरा के वहीं पे फैल गया, बिखर गया, स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, या दूसरे साइंस भाषा में ये समझते हैं कि उसके एनर्जी को अपने पास लिया और उसके बाद एनर्जी को वापस रेडिएट कर दिया। ठीक है, ये थ्योरी हो गया, जिसके कारण से ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाया। और इसी के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान नीला दिखने का कौन सा घटना का एग्जांपल है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक नेचुरल फिनोमिनन है, प्राकृतिक घटना है। किसका? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ये एग्जाम्पल है। और इसके कारण से होता है आसमान नीला दिखाई देना, यानी कि स्काई अपीयर्स ब्लू। कैसे? तो आप सोचोगे कि आसमान, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि आसमान इस तरह से ब्लू दिखाई देता है, तो कैसे आसमान इस तरह से ब्लू दिखाई देता है? सोचने वाली बात है कि जब रेड कलर यहां पहुंच जा रहा है और सबसे ज्यादा वायलेट कलर सबसे ज्यादा बिखरेगा। कारण, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे, वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा बिखरना भी यही चाहिए। पूरे आसमान में वायलेट बैगनी कलर दिखाई देना चाहिए, फिर जामुनी, लेकिन हमको दिखता ब्लू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका स्कैटरिंग, खैर ब्लू ई लोग से तो ज्यादा स्कैटर्ड हो, तो इनका तो कहानी हटा दीजिए, लेकिन ई लोग से अगर कम स्कैटर्ड हो रहा है ब्लू, तो फिर ब्लू क्यों दिख रहा है? ये दिखना चाहिए था, ये दोनों, या तो ये दिखना चाहिए था। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे आंख के संवेदन, ब्लू कलर हमारे आंख के लिए काफी ज्यादा संवेदी होता है, सेंसिटिव। ब्लू कलर उस चीज को, आंख हमारा ब्लू कलर को बहुत जल्दी पहचानता है और आंख के लिए संवेदनशील भी होता है, दिखाई भी देता है। ईलो के कंपेरिजन में ब्लू कलर हमको जल्दी दिखाई देता है। ठीक है, और बाकी जो कलर होता है वो कम संवेदी होता है,
ये लोग होता है संवेदी, लेकिन ये तीन दोनों के कंपैरिजन में ब्लू ज़्यादा संवेदी होता है, हमारे आंख के लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी। ये सब भी सेंसिटिविटी होता है हमारे आंख के लिए ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ा कम होता है और ये इसका ब्लू का ज़्यादा होता है। और अगर मान के चलो कि ये लोग और सेंसिटिविटी आंख का ज़्यादा है, लेकिन स्कैटरिंग तो इसका ज़्यादा हो रहा है, और ये दोनों का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है बट सेंसिटिविटी इतना ज़्यादा कम है, संवेदनशीलता हमारे आंख के लिए इतना कम देता है कि ये दोनों कलर ना दिखाई दे के हमको ब्लू दिखाई देता है। अब आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, इसका भी आपको डेफिनेशन यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। तो इस तरह से ये प्रकाश के प्रकीर्णन हो गया, और प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना का उदाहरण है आसमान का नीला दिखाई देना। एक और चीज इसमें समझ लीजिए कि एक टिंडल नाम के वैज्ञानिक थे, टिंडल महोदय, जिन्होंने बताया क्या था कि पार्टिकल्स का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, प्रकीर्णन का तीव्रता उतना ही कम था। जैसे कि अगर ब्लू लाइट है या कोई भी लाइट है, पार्टिकल्स उसमें एनर्जी लिया और एनर्जी को रेडिएट कर दिया, इस पार्टिकल्स का साइज जितना ज़्यादा बढ़ा जाएगा, ठीक है, प्रकाश के रंग में चेंजिंग आते जाएगा, और चेंजिंग इतना आएगा कि आते आते एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो कलर वाइट हो जाएगा। जैसे ब्लू कलर है, एक छोटा सा पार्टिकल्स में है, वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो वो ब्लू कलर ही दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका जो साइज है पार्टिकल्स का अगर बड़ा हो जाए, काफ़ी बड़ा साइज का ले ले, तो वहाँ से जो प्रकाश रेडिएट हो रहा है वो व्हाइट कलर का दिखेगा। ये टिंडल महोदय अपने एक्सपेरिमेंट में बताए थे, ठीक है। अच्छा, एक और एक वैज्ञानिक थे रैले महोदय, जिन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक रिलेशन दिया था प्रकाश के तीव्रता, ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और तरंगदैर्घ्य यानी इंग्लिश में उसको क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ, ठीक है, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, ठीक है, ये दोनों। अच्छा, ये दोनों के बीच में उन्होंने रिलेशन दिया। प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई से इंडिकेट करते हैं, तरंगदैर्घ्य को लेमडा से। रिलेशन क्या दिए कि लेमडा के पावर 4 कर दो और इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब अंश हर में, जैसे लेमडा की पावर 4 था, उल्टा कर दो, लेमडा के पावर 4 का मतलब लेमडा के पावर 4/1, रेसिप्रोकल कर दो, 1 ऊपर चल गया, लेमडा के पावर 4 नीचे, ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि प्रकाश की तीव्रता जो होता है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका वैल्यू बढ़ेगा, ये घट जाएगा, इसका वैल्यू घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे हम आपको कुछ टर्म बनाते हैं। ये रैले का इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ कैसे रिलेशन रखता है, तो 1 लेमडा के पावर 4 या लेमडा के पावर -4 भी लिखा जा सकता है अगर ये ऊपर चला जाएगा तो, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल इक्वेशन में सॉल्व कर ले, मान लो एक कांस्टेंट k डाल देते हैं और k का वैल्यू 1 रख लेते हैं ऐसा यूनिट में, तो इस तरह से रिलेशन बन जाएगा I = 1 लेमडा के पावर 4, ठीक है। देखा जाए तो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ लेमडा और बी से ब्लू हो गया, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो रेड कलर के वेवलेंथ का 5/9 गुना होता है। यानी रेड कलर का जो वेवलेंथ है उसमें 5/9 गुना कर दो, लगभग ब्लू कलर का वेवलेंथ निकल जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि लेमडा बी बटा लेमडा आर बराबर 5/9, इसको मैंने इधर ला दिया, ठीक है। इस फॉर्मूला पे अगर बैठाया जाए इंटेंसिटी पे, तो मान लो ब्लू का और रेड का अब हम इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो ब्लू का I बराबर अगर 1 लेमडा के पावर 4 है तो IB बराबर 1 लेमडा बी के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और रेड के लिए 1 लेमडा आर के पावर 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो IB बटे IR बराबर लेमडा आर, यानी रेड वाला ऊपर चला जाएगा, ब्लू वाला नीचे रह जाएगा। 4 को हटाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों को एक ही साथ ऐसे 4 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पर पावर 4 है। अच्छा, IB बटा IR बराबर IR बटे IB, यहाँ IB बटे IR का वैल्यू 5/9 है, वहाँ चाहिए IR बटे IB का वैल्यू, तो 5/9 हो जाएगा 9/5, 9/5 के पावर 4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने आपको आता है तो पता चलेगा IB बटा IR बराबर ये 10.5 के लगभग आएगा, 10.5 के लगभग। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, उसी के लगभग वैल्यू आएगा। तो IB बराबर 10.5 गुने IR। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू प्रकाश का जो तीव्रता है, यानी ब्लू कलर का जो इंटेंसिटी है, वो रेड कलर के इंटेंसिटी से 10.5 गुना है। ब्लू कलर का यानी ब्लू रंग का, नीला रंग का जो प्रकाश का तीव्रता है वो लाल रंग के तीव्रता से 10.5 गुना ज़्यादा है। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज मोर देन 10.5 टाइम्स,
ठीक है, देन रेड कलर, ठीक है, रेड कलर से काफी ज्यादा होता है। और तीव्रता ज्यादा मतलब चमक ज्यादा, ठीक है। तो स्कैटर्ड होता है ब्लू कलर का, रेड कलर का भी, लेकिन इसका तीव्रता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ, अगर सोचने वाली बात है कि वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका तीव्रता कम होगा, तो वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा होता है रेड का, तो उसका तीव्रता कम होगा। ब्लू का कम होता है तो उसका तीव्रता ज्यादा होता है, जिसके कारण आसमान में सबसे ज्यादा हमको ब्लू ही दिखाई देता है। रेड कलर के कंपेरिजन में आसमान जो होता है, आसमान में ब्लू कलर 10.5 गुना ज्यादा तीव्रता के साथ दिखाई देगा, तो 10.5 गुना काफी ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि आसमान नीला दिखाई देता है। यह आपका लास्ट टॉपिक था। कल से हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जो आप जितना भी हम आपको फॉर्मूला इसमें पढ़ाए वो सारा फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह करेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपके डिस्प्ले पे कुछ देर पहले शो किया था कि किस तरह से इसका डिफिनीशंस लिखे हैं, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए, मैथ्स का भी जो क्वेश्चंस आपको मिला है वो भी बनाते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।